नमस्कार प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक एक और नए एपिसोड के साथ, एक ऐसी घटना के साथ जो बेहद ही हैरान कर देने वाली है, बेहद ही परेशान कर देने वाली है। पढ़े लिखे समाज में भी जब आपराधिक घटनाएं, वह भी उच्च स्तर की, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के कानपुर की। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक थाना लगता है, रायपुरवा थाना। रायपुरवा थाना के अंतर्गत एक जगह पड़ती है छब्बालाल हाता। छब्बालाल हाता में 9 जनवरी 2024 की करीब 2 बजे, दोपहर के 2 बज रहे थे, एक घर में आग लगती है। और आग इतनी भयानक लगती है कि उसमें एक महिला की जलकर मौत हो जाती है। अब जैसे ही लोगों को पता चलता है कि घर में आग लगी थी और वह महिला जब से आग लगी है तब से दिखाई नहीं दे रही, कोई घर में हलचल नहीं हो रही है, तो जो पड़ोसी होते हैं गेट पर जब पहुंचते हैं तो गेट पर एक नोट लिखा रहता है और नोटिस बोर्ड में यह लिखा रहता है कि मैं अगर मर जाती हूं या मेरी हत्या कर दी जाती है तो उसके जिम्मेदार मेरे पड़ोसी होंगे। अब जैसे ही लोग पड़ोसी उस नोट को पढ़ते हैं जो दरवाजे पे चिपका हुआ था, अब वह डर जाते हैं। अब वह डरने के बाद अंदर जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। दरवाजा बाहर से बंद रहता है। अब वह फौरन ही पुलिस को फोन करते हैं। जब पुलिस को फोन करते हैं तो जो रायपुरवा थाना की पुलिस होती है फौरन ही उस जगह पर जाती है, उस कॉलोनी के उस घर पर जाती है जहां नोट लगा था बाहर कि पड़ोसियों ने मेरी हत्या की है या कर सकते हैं। अब पुलिस जैसे ही वहां पहुंचती है तो दरवाजे के बाहर जो नोट चिपका हुआ था उसे देखती है, पढ़ती है। उसके बाद जब दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो देखती है कि एक कमरे में आग लगी हुई है, दरवाजा जलकर राख हो चुका है, अभी भी आग सुलग रही है। किसी तरह से आग को बुझा दिया जाता है। जब पुलिस अंदर जाती है तो देखती है कि एक चारपाई पर एक महिला का डेड बॉडी पड़ा हुआ, एक महिला की मृत शरीर पड़ी हुई है, सब पड़ा हुआ है। अब पुलिस फौरन ही बॉडी को कब्जे में लेती है और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए, यानी कि पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है कि नोटिस बोर्ड में साफ साफ लिखा था, महिला ने लिख रखा था कि मेरे मौत के जिम्मेदार, चाहे वह किसी भी प्रकार से मेरी मौत होती है, उसके जिम्मेदार मेरे पड़ोसी होंगे। आखिर उन पड़ोसियों से अब पुलिस पूछताछ करने लगती है। पड़ोसी डर जाते हैं। पड़ोसियों को गिरफ्तार भी किया जाता है और जब उन्हें थाने ले जाकर पूछताछ की जाती है तो एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आता है। जो हकीकत पड़ोसी बताते हैं वह पुलिस भी सुनकर दंग रह जाती है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के एक शहर के रहने वाले धर्मेंद्र कुमार की। धर्मेंद्र कुमार जिसकी उम्र मात्र 32 साल रहती है और धर्मेंद्र ही बेहद पढ़ा लिखा लड़का रहता है। उसके परिवार में उसके पिताजी, उसकी माताजी और उसकी एक छोटी बहन रहती है। अब कुछ दिनों बाद जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है और जिम्मेदारियां सर पर आने लगती है, तब उसके पिताजी उसको भीलवाड़ा, राजस्थान के भीलवाड़ा शहर भेज देते हैं कमाने के लिए। अब वो अपनी छोटी बहन को भी ले जाता है। वहां जाकर दोनों भीलवाड़ा शहर में प्राइवेट जॉब करने लगते हैं। जब प्राइवेट जॉब करने लगते हैं तो ठीक ठाक पैसा आने लगता है और जैसे ही 3-4 महीने जॉब को बीतता है वैसे ही उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है तो लड़का अब अपने माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद अब अपने पिता को लेकर कानपुर के उसी छब्बालाल हाता कॉलोनी में जाता है और वहीं रहने लगता है। लेकिन अब कानपुर में इतने पैसे उसको मिलते नहीं थे जितना चाहिए था। अब खर्च नहीं चल पा रहा था। बहन उसी राजस्थान के भीलवाड़ा में रहती थी, वहीं वह जॉब करती थी और वह कानपुर आने का नाम नहीं ले रही थी। अब भाई पिता से कहता है कि पिताजी आप भी चलो, हम लोग राजस्थान ही रहते हैं। और जो पिता रहता है वह जाने को तैयार नहीं होता है। वह कहता है कि नहीं, मैं अपने गांव के आसपास ही रहना चाहता हूं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मुझे अपना गांव भी प्यारा है और अपना शहर भी प्यारा है, अनजान जगह मुझे अच्छी नहीं लगती है। अब उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। अब वह दुखी था और अपनी पत्नी को याद कर अब उसी किराए के मकान में जिस महिला की मृत्यु हुई थी, 62 वर्षीय महिला मंजू देवी की, उसी के मकान में वह किराए पर रहने लगता है। इधर जो लड़का रहता है अब पिताजी को अकेले छोड़ देता है, क्योंकि जो मकान मालकिन रहती है उनका जो बिहेव रहता है
वह उनके पिता के प्रति बहुत ही अच्छा रहता है। उनकी मकान मालकिन खाना बनाती थी और जो पिता रहता है धर्मेंद्र का, वो अभी बैठकर दोनों साथ में खाना पीना खाते थे और कई मकान में रहते थे। अब इससे ना तो उसकी लड़की और ना ही धर्मेंद्र जो लड़का रहता है उसको कोई एतराज नहीं रहता है। अब दोनों कमाने के लिए लड़की और लड़के फिर से अपने भीलवाड़ा राजस्थान चले जाते हैं। अब इसी बीच जो किराएदार रहता है धर्मेंद्र का पिता, अब वह मकान मालकिन जो मंजू वर्मा रहती हैं, जिसकी उम्र 62 साल रहती है और वह पेशे से एक शिक्षिका रहती है, एक निजी स्कूल में वह पढ़ाया भी करती थी, और अब वह धीरे धीरे उनके करीब आने लगती हैं। अब एक दिन किराएदार जिसकी उम्र 50 से 52 साल रहती है, करीब 55-56 के आसपास उम्र रहती है, और लड़का भी वही 34-33 का लड़का रहता है। अब वह दोनों जो किराएदार रहते हैं और मकान मालकिन दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अब दोनों एक दूसरे को टूटकर चाहने लगते हैं, मोहब्बत करने लगते हैं, और दोनों आपसी जो है एक दूसरे के सहमति से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। लड़का जब घर आता है तो एक दिन अपने पिता को मकान मालकिन के साथ देख लेता है, लेकिन उसे कोई एतराज नहीं रहता है, क्योंकि अब उसकी माँ थी नहीं और पिता कहीं जाने को तैयार नहीं था। लड़की अपनी बहन को यह बात बताता है तो बहन भी कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर दोनों लोग राजी हैं। जो मकान मालकिन रहती है उसके आगे पीछे भी कोई रहता नहीं है, उसके भी बच्चे बाहर रहते थे, तो ठीक है, दोनों साथ रहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है, रहने दीजिए, बात को बढ़ाने की क्या जरूरत है। लड़का लड़की चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद जो लड़का फोन करके अपने पिता से कुछ पैसे मांगता है। दरअसल उसका पिता भी उसी कानपुर शहर में रोजगार करता था, अच्छा खासा पैसा कमाता था। लड़का कुछ पैसा मांगता है कि पिताजी पेमेंट नहीं मिली है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पिता कहता है कि मकान मालकिन ने मुझसे पैसे एडवांस में ले लिए हैं, तो बेटा मेरे पास कुछ पैसे अब बचे नहीं है कि मैं तुम्हें दे पाऊं। अब इस बात पर लड़का गुस्सा हो जाता है। कई बार लड़का पैसे की जब बात करता है तो कई महीनों तक उसका पिता हमेशा एक ही बात कहता कि मालकिन ने एडवांस ले रखा है, मालकिन ने उधार ले रखा है। अब लड़का समझ जाता है कि सारी कमाई का पैसा अपने मकान मालकिन मंजू देवी को दे रहे हैं। अब लड़का परेशान हो जाता है। अब दिवाली पर जब वह घर आता है और अपनी बहन को घर आने के लिए कहता है तो उसकी बहन तैयार नहीं होती है। वह अकेले ही घर आता है और घर में अपना काम धाम देखता रहता है। कई महीनों तक वह घर ही पर रहता है। अब जब वह पिताजी की हरकतों को देखता है कि पिताजी की जब पेमेंट मिलती है तो पिताजी चुपचाप ले जाकर एक पत्नी की तरह अपनी मकान मालकिन मंजू देवी को दे देते थे। अब मंजू देवी सुबह पढ़ाने के लिए जाती, शाम को घर आती, और जब शाम को घर आती तो किसी न किसी बात पर दोनों की लड़ाई भी होती थी। जो धर्मेंद्र का पिता होता है और जो मंजू देवी होती है, दोनों किसी न किसी बात पर लड़ाई करते रहते थे। अब मंजू देवी पैसे को लेकर लड़ाई करती तो कभी किसी बात को लेकर लड़ाई करती। अब यह बात धर्मेंद्र को पसंद नहीं आ रही थी। धर्मेंद्र अपने पिता को समझाता है, लेकिन पिता भी समझने को तैयार नहीं था। एक दिन मकान मालकिन धर्मेंद्र को भी बुरा भला बोल देती है। अब धर्मेंद्र परेशान हो जाता है। अब आए दिन जो रिकझिक होती थी, अब इससे वह परेशान हो जाता है। अब परेशान होने के बाद धर्मेंद्र एक दिन 9 जनवरी को शराब के नशे में घर आता है। वह पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका था अपने पिता और मकान मालकिन के झगड़े से। शराब पीकर जब घर आता है तो घर आने के बाद वह कमरे में जाता है तो देखता है उसके पिताजी घर पर नहीं है, अभी बाहर हैं। अब अंदर जाता है कमरे में तो मकान मालकिन अपने कमरे में रहती है। वह बैठकर अपने घर में भी दारू पीता है। अब जब दारू पीता है तभी मकान मालकिन आ जाती है और उसके पिता को लेकर कुछ बातचीत करने लगती है, कुछ बोलने लगती है। जैसे ही कुछ बोलने लगती है वह परेशान हो जाता है और मकान मालकिन के कमरे में चला जाता है। मकान मालकिन सोचती है कि वह मेरे कमरे में क्या करने जा रहा है, तो वह मकान मालकिन भी अपने कमरे में चली जाती है और धर्मेंद्र से बातचीत करने लगती है। इसी बीच धर्मेंद्र और उसमें दोनों में कोई बातचीत होती है जिससे मकान मालकिन उसको डांटने लगती हैं। अब जब डांटने लगती हैं तो धर्मेंद्र फौरन ही अपने मकान मालकिन का गला पकड़ता है और दबा देता है।
अब जैसे ही गला दबाता है मकान मालकिन की, वहीं पर मौत हो जाती है। अब वह देखता है कि मकान मालकिन की मौत हो चुकी है, मकान मालकिन तो अब जिंदा नहीं है। अब वह डर जाता है। डरने के बाद फौरन ही बाहर जाता है, कुछ पेपर खरीद कर लाता है। पेपर खरीद कर काफी कई मात्रा में यानी कि 5 से 6 केजी तक पेपर लेकर आता है और पेपर लेकर उसी के बेड पर बिछा देता है और ऊपर से मुंह को पेपर से ढक देता है, ऊपर से रजाई डाल देता है और फिर घर का दरवाजा बंद कर लॉक कर बाहर जाता है और बाहर से पेट्रोल लेकर आता है। पेट्रोल लेकर आता है, उसके बाद रजाई पर डालने के बाद घर में कमरे में आग लगा देता है। अब कमरे का जो खिड़की रहता है उससे लोगों को धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है, तो लोगों को लगता है कि घर में आग लगी हुई है। लेकिन जब लोग दरवाजे पे जाते हैं तो दरवाजा बाहर से बंद रहता है और उस पर एक नोटिस चिपकी रहती है और किसी चीखने चिल्लाने की किसी की आवाज नहीं आ रही थी। तो अब पड़ोसियों को लगता है कि शायद किसी चीज की आग लगी होगी, लेकिन धुआं जब ज्यादा निकलने लगता है तो लोगों को लगता है कि शायद मकान मालकिन घर में नहीं है और घर का बाहर का दरवाजा बंद है। अब मंजू देवी घर में नहीं है, ऐसा पड़ोसियों को प्रतीत हो रहा था। लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं, जब मंजू देवी घर पर आती ही नहीं है, तभी जो पड़ोसी रहते हैं अब पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस को फोन करते हैं, मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है तो जो पड़ोसी देखते हैं कि दरवाजे के बाहर एक नोटिस चिपकी हुई है जिस पर लिखा हुआ है कि मेरी मौत के जिम्मेदार पड़ोसी हैं। अब तो मंजू देवी मर चुकी थी। पुलिस अंदर जाती है और जाकर मंजू देवी के शव को बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि मंजू देवी की मौत गला दबने से हुई थी, यानी कि दम घुटने से हुई थी। तभी पुलिस जब जांच पड़ताल में जुटती है, पड़ोसी से पूछताछ करती है, कई पड़ोसियों को गिरफ्तार करती है। फिर पता चलता है कि मंजू देवी के मकान में ही एक किराए पर धर्मेंद्र कुमार नाम का लड़का, जिसके पिताजी और उसकी बहन भी रहते थे, लेकिन जो लड़का है और जो लड़की दोनों बाहर रहते थे और उसका पिता घर पर रहता था और दोनों का अवैध संबंध था, यानी कि नाजायज संबंध था। दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहते थे। अब जैसे ही पुलिस यह बात सुनती है, फौरन ही अब उस किराएदार की तलाश में लग जाती है। घर पर जाती है तो पता चलता है कि वहां घर पर वह गया नहीं है, अब वह कहीं भाग चुका था। अब पुलिस को शक हो जाता है कि हो ना हो अब कातिल तो यह किराएदार ही है। अब धर्मेंद्र के पिता को भी पकड़ा जाता है। धर्मेंद्र का पिता कहता है कि साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो कंपनी में काम कर रहा था। कंपनी में बात की जाती है तो पता चलता है कि नहीं, धर्मेंद्र के पिता कंपनी में ही थे, अपने रोजी रोजगार में व्यस्त थे। अब फौरन ही धर्मेंद्र के बारे में पता चलता है कि धर्मेंद्र भी दिवाली पर घर आया था और अभी तक गया नहीं था। कभी कभी वह मार्केट में दिखाई देता था, आसपास दिखाई देता था। अब फौरन ही पुलिस सर्विलांस की मदद लेती है और एक टीम गठित करती है और धर्मेंद्र को 13 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ होती है कि आखिर तुमने मकान मालकिन की हत्या क्यों की, तो वह बताता है कि मेरे पिता से मेरी मकान मालकिन का अवैध संबंध था, नाजायज संबंध था। इससे हम लोगों को कोई एतराज नहीं था, लेकिन आए दिन दोनों झगड़ा करते थे और इससे हमें यानी कि मैं और मेरी बहन को बहुत समस्या होती थी और सारा पैसा जो यह कमा कर लाते थे, सारा का सारा पैसा मकान मालकिन को दे देते थे और मकान मालकिन अपने बच्चों को दे देती थी और खुद भी इंजॉय करती थी और खुद भी एक शिक्षिका थी जो बच्चों को पढ़ाया करती थी और वह 1 रुपये अपना खर्च नहीं करती थी। इसलिए हम लोग परेशान रहते थे और एक दिन जब मैं दारू के नशे में घर आया तो मकान मालकिन मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम लोग रूम खाली कर दो, तुम्हारा कई महीने का किराया बाकी है। और जब पिता से मेरी बात हुई थी तो पिताजी ने कहा था कि मकान मालकिन पैसे एडवांस ले रही है। अब जब यह बात मैं मकान मालकिन से कहता हूँ, मकान मालकिन गुस्सा हो जाती है और फिर मुझे गालियां देने लगती है, डांटने लगती है। अब यह चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं होती है कि पैसे भी पिता का लेती है और मुझे डांट भी रही है। इसके बाद फौरन ही वह गुस्से में गला पकड़ता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और उसी घर में रजाई डालकर, पेपर डालकर, सारी व्यवस्था के साथ उसको जला देता है ताकि सबूत भी मिट जाएगा और कुछ पता भी नहीं चलेगा। अगर लोग लाश के पास भी पहुंचेंगे, लाश भी बची रहेगी तो जलकर आग लगने से कोई ना कोई जो पुलिस है, पुलिस को साफ पता चलेगा कि आग लगने से घर में मौत हुई है और कोई सबूत नहीं मिलेगा। लेकिन लड़का नासमझ था, उसे पता नहीं था कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो,
एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है और वह पकड़ा जाता है। वो अपना गुनाह भी कबूल करता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेज देती है। लेकिन अब जो मंजू देवी रहती हैं, मंजू वर्मा, जिनकी उम्र 62 साल रहती है, 62 वर्ष की बुजुर्ग महिला, जिनके बच्चे भी रहते हैं, बाहर कमाते थे, जॉब करते थे, अच्छा खासा पैसा आ रहा था, अच्छी खासी बिल्डिंग भी थी, अच्छी खासी नौकरी भी करती थी, 35-40 हजार से ऊपर उनकी तनख्वाह रहती है। फिर भी वह एक किराएदार से प्रेम संबंध के जुड़ाव करती हैं और हवस में डूब जाती हैं। यह सारी बातें एक लड़का बताता है, क्योंकि वह ही प्रत्यक्षदर्शी रहता है और यह सारे सबूत और सारी बातों को वह एक्सेप्ट करता है और कुछ ऐसा सबूत भी देता है जिससे दोनों के संबंधों का पता चलता है। अब एक पढ़ी लिखी महिला इस तरह की हरकत करती हैं, जो कि शिक्षिका रहती हैं, तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप लोग कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट भी किया है और उनमें से एक हमारे बहुत ही प्रिय साथी हैं, जिनकी आज 29वीं सालगिरह भी है, श्याम बहादुर गुप्ता जी हैं और उनकी जीवन संगिनी रेणु गुप्ता जी हैं, जिनका 29वां आज सालगिरह है। आपको सालगिरह की ढेर सारी बधाई। माता रानी महाकाल जी आपकी दोनों की रक्षा करें, आप दोनों का जीवन बेहतर गुजरे और आप लोगों में प्रेम संबंध बेहतर बना रहे। आगे राजीव गुप्ता जी हैं, हेमचंद जी हैं, सुनील चौधरी जी सेंट्रल जेल बीकानेर से हैं, अवतार सिंह हैं, अनिल सालुखे जी महाराष्ट्र से हैं, डॉक्टर ए के अग्निहोत्री जी हैं, नासिर हुसैन हैं रक्सौल बिहार से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, क्योंकि आप सभी इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। आप ही लोगों की मदद से, प्यार सपोर्ट से आज मैं यहाँ हूँ। और कहानी में जो कोई खामियां हैं, सारी खामियों को आप लोग कमेंट कर जब बताते हैं तो इससे कहानी को और बेहतर करने में मदद मिलती है। आने वाली भी कहानियां और भी बेहतर आपको सुनने और देखने को मिलेंगी, इसलिए अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। धीरे धीरे मैं जो भी कमियां हैं उसको सुधार कर रहा हूं। तो आप मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।